हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परसिस्टेंट क्लास का। यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं अभी आपको कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं बता रहा। अभी यहाँ पे हमारा एक क्लास होता है परसिस्टेंट क्लास, जिसका हम डेटाबेस के साथ ही यूज करते हैं। इसलिए इस टॉपिक को मैंने अपने इस वाले प्लेलिस्ट में रखा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेटेड काम नहीं करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपका परसिस्टेंट क्लास जब आप क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सारा मेथड, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट होता है। आप यहाँ पे क्या करते हो कि बस उसका यूज करते हो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। इसीलिए मैंने डेटाबेस ऑपरेशंस वाला जो मेरा प्लेलिस्ट था, इसी में इसको हमने परसिस्टेंट क्लास को रखा है। यहाँ पे परसिस्टेंट क्लास के बारे में बताने से पहले एक हमारा टॉपिक होता है ORMS, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बोल सकते हो, या आप इसको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हो। अब यहाँ पे ORMS क्या करता है, आपका जो बिजनेस लॉजिक लेयर होता है, जो बिजनेस लॉजिक लेयर कहाँ होता है, आपके एप्लीकेशन सर्वर पे होता है। तो बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस लेयर है, दोनों के बीच में क्या करता है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करता है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है और आपके डेटाबेस टेबल में जो फील्ड्स होता है, दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है। जो रिलेशनशिप क्या करता है कि आपका जब भी क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करोगे तो यहाँ पे ORMS क्या करेगा, आपके टेबल के फील्ड के लिए यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट बनाकर रखता है। मतलब यहाँ पे आप सिंपल से इसको समझ सकते हो कि आपका ये मैपिंग का काम करता है बिटवीन बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटाबेस लेयर। अब मैं आपको इसको सिंपल सा एक प्रेजेंटेशन में समझाऊं कि ORMS हमारा होता क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा अबैप प्रोग्राम, हम सबको पता है कि अबैप प्रोग्राम क्या होता है, जहाँ पे हम अपना अबैप से रिलेटेड कोड लिखते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होता है, जहाँ पे मतलब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट है जो हम अबैप प्रोग्राम के अंदर करते हैं। साथ में सेकेंड जो हमारा यहाँ पे लेयर होता है, डेटाबेस लेयर होता है। डेटाबेस लेयर हमारे यहाँ पे क्या है, एक बैकएंड सिस्टम है कि जब भी आपका डेटा यहाँ पे कोई भी इनपुट आप करते हो तो आपके डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है। फिर अगर आपको कोई रिपोर्ट निकालना है, कोई प्रिंट निकालना है, कोई भी आपको रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो आप डेटाबेस से डेटा लेकर करते हो। तो यहाँ पे हमारा जो अबैप प्रोग्राम है और डेटाबेस का हमारा लेयर है, इसी बीच में हमारा एक लेयर होता है परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस होता है, ये हमारा अबैप प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनाता है। तो यहाँ पे अबैप में आप क्या करते हो कि यहाँ पे परसिस्टेंट क्लासेज, मतलब यहाँ पे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर परसिस्टेंट क्लासेज होता है। जो आप क्लासेज क्रिएट करते हो, तो जब भी आप क्लास क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि आपके डेटाबेस टेबल में जितना भी फील्ड होगा, हर एक फील्ड के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जिस ऑब्जेक्ट का यूज आप क्रिएट, अपडेट, डिलीट के लिए अपने SAP अबैप प्रोग्राम में कर सकते हो। और ये ऑब्जेक्ट जो होगा किसके साथ कनेक्टेड होगा, तो ये ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड होगा आपके डेटाबेस टेबल के फील्ड के साथ। तो यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप होता है आपके अबैप प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट और डेटाबेस टेबल के फील्ड के बीच, ये यहाँ पे सिंगल एंटिटी रिलेशनशिप होता है। कि यहाँ पे क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस टेबल के एक फील्ड के लिए बनाते हो, तो यहाँ पे आपका 1-to-1 सिंगल एंटिटी रिलेशनशिप होता है। और इस बीच में आपका जो यहाँ पे डेटाबेस लेयर है, अबैप प्रोग्राम है, और दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट, सपोज जैसे आप क्रिएट कर रहे हो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, आप वहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट का यूज कर रहे हो। तो ये सारा जो हमारा हैंडल करता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मेनली आप बोल सकते हो जो हैंडल करता है, वो हमारा होता है यहाँ पे एक्टर एजेंट क्लास। एक्टर एजेंट क्लास का मेन काम यही है कि आपके अबैप प्रोग्राम और आपके डेटाबेस टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाकर रखना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परसिस्टेंट क्लास हमारे अबैप प्रोग्राम में करता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा अबैप प्रोग्राम के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट है परसिस्टेंट क्लास का। तो यहाँ पे जो आप परसिस्टेंट
परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस देख रहे हो कि यहाँ पे अबैप प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में एक लेयर है, ये सिर्फ हमारे अबैप प्रोग्राम के ही अंदर नहीं होता है। आप यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ, मैक्सिमम जो मार्केट में बड़े हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर परसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर आप .NET की बात करोगे तो वहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क है, जावा में जाओगे तो जावा का अपना परसिस्टेंट API है, प्लस हाइबरनेट का भी यूज होता है। अगर पाइथन का बात कर रहे हो तो वहाँ पे SQL Alchemy है। उसके बाद अगर आप अबैप में आते हो तो यहाँ पे अबैप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस का हम यूज करते हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कौन कौन से अप्रोचेज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जब डेटाबेस के बारे में बताया था तो मैंने डेटाबेस में सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था ओपन SQL से स्टार्ट किया था। ओपन SQL में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फ्लैट टेबल के साथ हम यहाँ पे कनेक्टिविटी करते हैं। आप वेब पे जाते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, फील्ड्स का नाम दो या ऑल लगा दो, उसके साथ वेयर कंडीशन में आप अपना फील्ड लगा दो और आप क्या करते हो, डायरेक्ट टेबल से डेटा सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे बीच में कोई भी आपका क्लास या बीच में कोई कनेक्टर नहीं होता है। आप डायरेक्ट वहाँ से सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा लाते हो और डेटा लाकर उस डेटा को आपको अपने प्रोग्राम में जो यूज करना है यूज करते हो। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे आपका SQL पे प्लस अगर आपको 100 टेबल से डेटा लाना है, आप क्या करते हो, 100 टेबल से क्वेरी करते हो, डेटा लाते हो, उस डेटा को आप लूप में लगाओ, जैसे मतलब जिस टाइप से आपको रिपोर्ट निकालना है, प्रिंट करना है, आप यहाँ पे SAP ऐप में फ्री हो कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। आप यहाँ पे डेटा लो और डेटा का आप यहाँ पे यूज करते रहो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने आपको इसी में बताया था नेटिव SQL एंड ADBC। प्रीवियस वीडियोज देखोगे तो आपको नेटिव SQL और ADBC का यूज मिल जाएगा। नेटिव SQL में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम मैक्रोज का यूज करते हैं, जो हम डायरेक्ट एक्सटर्नल डेटाबेस, इंटरनल डेटाबेस का तो हम यूज करते हैं यहाँ पे, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सटर्नल डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस डेटाबेस के अंदर जो SQL स्क्रिप्ट होता है, जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, जो भी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमारे एक्सटर्नल डेटाबेस में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है और वहाँ से हमारा जो भी ऑपरेशन है, सिलेक्ट का है तो डेटा लेकर आएगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट है तो वहाँ पे उस टाइप से वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी में हमारा ADBC का कॉन्सेप्ट होता है कि ADBC ने क्या किया, उसी नेटिव SQL को क्या किया, एक न्यू वर्जन दे दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड वर्जन, जहाँ पे आप क्लास एंड मेथड का यूज करते हो उसी काम को करने के लिए जो आप मैक्रो के साथ पहले करते थे। इसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, अबैप परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विसेज, जो यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन SQL को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी 2-3 कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारा जो है कोर डेटा सर्विस का भी कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारा अबैप क्लाउड में यूज होता है। कोर डेटा सर्विस आज हमारा हर जगह यूज हो रहा है। इसी में जिसने हना लगाया था, वहाँ हना में भी आपको वहाँ भी CDS का मिल जाएगा। अभी हमारा जो यहाँ पे क्लाउड पे अबैप पे चल रहा है अबैप रेस्टफुल सर्विस, तो यहाँ पे अबैप रेस्टफुल सर्विस पे हमारा एक अप्रोच होता है डेटाबेस से डेटा लेना, कनेक्ट करना, जो यहाँ पे हमारा ओ डेटा का यूज करता है, वेब सर्विसेज का यूज करता है। कोर डेटा सर्विस हमारा डायरेक्ट व्यू है, हम वहाँ पे व्यू बनाते हैं और व्यू से हम एक्सेस करते हैं। उसमें भी एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, UI एंड रिटर्नस का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हमारा रेस्ट सर्विस के अंदर जो है यहाँ पे हमारा वेब सर्विस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारा अप्रोचेज है हमारा कि जिस अप्रोचेज का हम यूज करते हैं SAP के डेटाबेस से डेटा लेने के लिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट ओपन SQL रन करा रहे हो, नेटिव SQL रन करा रहे हो, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट रख रहे हो, या आप CDS का यूज कर रहे हो, या आप वहाँ पे वेब सर्विसेज का यूज कर रहे हो, बट आप यहाँ पे डेटाबेस के साथ यहाँ पे हर एक अप्रोचेज में काम करते हो। तो यहाँ पे आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबैप परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस का, मेनली होता है कि परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है कि आपके एप्लीकेशन लेयर, आपके डेटाबेस लेयर के बीच में अपना एक लेयर बनाता है, जहाँ पे क्या करता है, ओपन
स्टेट में, मतलब ओपन स्टेट का मतलब है कि जिसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ओपन स्टेट में आपके डेटाबेस टेबल का और आपके अबैप प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्ट्स है उसका रिलेशनशिप स्टोर करके रखता है। तो ये हमारा काम यहाँ पे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट सर्विस करता है। अब इसको अगर हम समझते हैं किसी प्रेजेंटेशन के साथ कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा अबैप प्रोग्राम है, एक हमारा डेटाबेस है। अब यहाँ पे आज के डेट में हम क्या करते हैं, अगर सपोज आपने ओपन एसक्यूएल एग्जीक्यूट किया या आपने नेटिव एसक्यूएल एग्जीक्यूट किया, तो आप क्या करते हो, यहाँ से डेटा लेने आप डेटाबेस के पास जाओगे। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ से डेटा लेकर आओगे। ये डेटा यहाँ पे जो डेटाबेस में स्टोर होगा, आपका किस टाइप का डेटा होगा, तो डेटा आपका परसिस्टेंट डेटा होगा। बट ये डेटा अगर आपके अबैप प्रोग्राम में आएगा तो ये अबैप प्रोग्राम का लोकल डेटा हो जाएगा। मतलब आप क्या करते हो, किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करते हो, किसी फील्ड सिंबल में स्टोर करते हो, किसी मेमोरी में स्टोर करते हो, क्योंकि अबैप के अंदर कहीं भी आप डेटा अगर आपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कराया, अब फिर अगर आपने प्रोग्राम से एग्जिट लिया तो ये डेटा कहीं भी स्टोर नहीं होता है, वो डेटा वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहाँ पे जितने टाइम तक आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के रखा है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन कोड है, आपका रिपोर्ट है, प्रोग्राम है, तो वहाँ पे उतने टाइम तक आपका डेटा एक इंटरनल टेबल में स्टोर हो सकता है, आपके मेमोरी में स्टोर हो सकता है, फील्ड सिंबल में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जहाँ पे आप यहाँ पे लोकल अबैप में डेटा स्टोर करके रखते हो। तो यहाँ पे आपके पास अबैप में बहुत सारा रास्ता है जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। अब हो सकता है कि आपने डेटा के साथ कुछ चेंजेज किया और डेटा को फिर आपने क्या किया, डेटाबेस को दे दिया। बहुत सारा ऐसा केस होता है कि जहाँ पे आप डेटा लेते हो उसके साथ कुछ चेंज करते हो, डेटाबेस को आप दे देते हो, चेंज कर देते हो डेटाबेस के टेबल में। सपोज जैसे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, तो आप यहाँ पे अपडेट और मॉडिफाई कर देते हो। तो ये यहाँ पे आप डेटाबेस से डेटा अबैप प्रोग्राम में ले रहे हो, फिर जो आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो। बहुत सारा ट्रांजैक्शन कोड होता है, आपने कस्टमर का बीपी का टी कोड रन कराया, वहाँ पे आपने कस्टमर का एड्रेस आया, आपने उसमें कुछ चेंजेज कर दिया, फिर आप वहाँ पे सेव करते हो, वो डेटा जाकर आपके डेटाबेस में फिर से वहाँ पे कमिट हो जाता है। तो ये जो हमारा फेज है कि आप डेटाबेस से डेटा ले रहे हो, यहाँ पे आप टेम्परोरी एक जगह स्टोर कर रहे हो, उस डेटा के साथ आप कुछ काम कर रहे हो। क्योंकि अगर सपोज आप कोई भी ट्रांजैक्शन कोड चलाते हो और ट्रांजैक्शन कोड से जो डेटा आपके एप्लीकेशन तक आता है और एप्लीकेशन में जो आप डेटा पे काम करते हो, उसके बाद डेटा फिर वहाँ पे आपका कमिट होने जाता है, तो उतने टाइम तक डेटा आपका एक लोकल स्टोरेज में होता है, जिसको आप इंटरनल टेबल बोल सकते हो या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप अबैप का यूज कर रहे हो। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रांजिट डेटा। मतलब ट्रांजिट डेटा का यही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका डेटा यहाँ पे अबैप प्रोग्राम से आ रहा है या अबैप प्रोग्राम से डेटाबेस में जा रहा है। तो यहाँ पे जो अबैप प्रोग्राम में किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर है, उस डेटा को हम ट्रांजिट डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या है कि आपके अबैप प्रोग्राम में उस डेटा का एक कॉपी सेव है। सेम यहाँ पे आपका वो डेटा जो है आपके डेटाबेस में है, क्योंकि आपने डेटा लिया कहाँ से था, तो डेटाबेस से ही लिया था, तो ऑब्वियस है कि आपके डेटाबेस के अंदर वो डेटा होगा ही होगा। तो यहाँ पे डेटा का कितना कॉपी हो गया, एक जो कॉपी जिसको हम परसिस्टेंट डेटा बोलते हैं, जो डेटाबेस के अंदर हमारा होता है, वहाँ पे उसका एक कॉपी उस टेबल में होगा ही होगा डेटा, जिस टेबल में आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर है, प्लस उसका एक लोकल कॉपी आप बोल सकते हो। कुछ डेटा का सेम एक लोकल कॉपी आपके अबैप प्रोग्राम में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो अबैप प्रोग्राम में अवेलेबल है, ये आपका ट्रांजिट डेटा है। और यहाँ पे जो आपके एसएपी के टेबल में जो स्टोर है, ये आपका परसिस्टेंट डेटा है। तो यहाँ पे ट्रांजिट डेटा हो गया, परसिस्टेंट डेटा हो गया। अब यहाँ पे डेटा दोनों सेम है, आपका एक कॉपी इसका आपके अबैप प्रोग्राम में स्टोर है और दूसरा कॉपी जो है आपके यहाँ पे डेटाबेस टेबल में है। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि सेम डेटा आपका एट ए टाइम दो जगह अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा जो परसिस्टेंट क्लास है, इस परसिस्टेंट क्लास का मेन यही कॉन्सेप्ट था, हमारा जो सेम डेटा का कॉपी दो जगह स्टोर है उसको खत्म करना। मतलब खत्म करने का मतलब है कि यहाँ पे एक ही डेटा का दो कॉपी बनाकर दो जगह स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को यूज करने के लिए हम यहाँ पे परसिस्टेंट
persistent ऑब्जेक्ट सर्विस का यूज करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही डेटा सेम टाइम में हम दो जगह पे स्टोर करके नहीं रखते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डेटा को ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारा persistent डेटा है उसको बस हम यहाँ पे persistent ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के साथ बस कनेक्ट करके रखते हैं। जब आप एक्शन करोगे तो एक्शन के टाइम में एक्शन के हिसाब से आपका डेटा आता है और वो एक्शन करने के बाद डेटा जो है आपका मेन स्टोरेज जो होता है आपका, वो उस डेटा का वो आपका डेटाबेस टेबल ही होता है। तो यहाँ पे persistent ऑब्जेक्ट सर्विस आपका क्या काम करता है, आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे लोकल कॉपी आपके डेटा का नहीं बनाता है। अब यहाँ पे हम इसी में नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि persistent हमारा काम कैसे करता है। तो सपोज आप लोकल ऑब्जेक्ट देखते हो कि यहाँ पे आप जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करोगे आप वहाँ पे क्या करते हो, क्लासेस का लोकल ऑब्जेक्ट बनाते हो और जब भी आप प्रोग्राम से एग्जिट करते हो वो ऑब्जेक्ट आपका वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट यहाँ पे persistent सर्विस जो होता है इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये आपके स्टेट को मतलब ओपन स्टेट जो होता है उसको स्टोर करके रखता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं persistent सर्विस कि ये आपके क्या करता है, स्टेट को ओपन करके रखता है। स्टेट अगर ओपन नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि डेटाबेस में जब भी आप वहाँ पे क्वेरी ट्रिगर करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको उसको ट्रांजिट उसका बनाना पड़ेगा। विदाउट ट्रांजिट का आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस persistent सर्विस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए दो रास्ता लेते हैं। एक हमारा बिजनेस की आइडेंटिटी है जिसका मेन यूज करते हैं बिजनेस की आइडेंटिटी का। एक हमारा GUID भी है कि हम यहाँ पे ग्लोबल यूनिक आईडी बनाते हैं और ग्लोबल यूनिक आईडी के साथ हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब बिजनेस की में क्या है कि आपके टेबल के अंदर जो आपका कीज पड़ा हुआ है उसी की के साथ आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैप करते हो। अब यहाँ पे GUID में क्या है कि आप एक स्पेशल टेबल क्रिएट करते हो जिसके अंदर आईडी होता है और उस आईडी से आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट को मतलब आपके टेबल के फील्ड को ऑब्जेक्ट को आप मैप कराते हो। बस यहाँ पे फ़र्क यही है कि आप यहाँ पे GUID में एक आईडी के लिए एक अलग से टेबल आपको मेंटेन करना होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि persistent सर्विस जो है मतलब यहाँ पे persistent सर्विस का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो persistent सर्विस का मेन जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो persistence क्लासेज होता है। तो यहाँ पे हम persistence क्लासेज का यूज करते हैं और उस क्लासेज का यूज करके हम क्या करते हैं, persistent ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप क्लास जनरेट करोगे। क्लास में मेन आप क्या करोगे कि किसी न किसी टेबल को व्यू को मैप करोगे और उस टेबल और व्यू को मैप करोगे आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो क्लास बनाओगे। क्लास के अंदर गेट सेट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बनेगा और वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट आपके डेटाबेस के किसी न किसी फील्ड के साथ एसोसिएटेड होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि आप क्या करोगे कि डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है उसको आप एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करोगे और यहाँ पे डेटाबेस टेबल का जो फील्ड होगा वो आपके ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के साथ यहाँ पे मैप होगा। यहाँ पे हर एक सपोज अगर आप जनरेट कर रहे हो क्लास तो यहाँ पे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट के लिए क्लासेज ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सारी जो फील्ड्स हैं फील्ड्स का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होगा ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। उसके आगे गेट या सेट लगा होगा, अगर गेट करना है डेटा लेना है, सेट अगर डेटा डेटाबेस में भेजना है, प्लस यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि persistent यहाँ पे जो हमारा क्लास जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसके साथ यहाँ पे दो क्लास हमारा और क्रिएट होता है। एक हमारा होता है बेस क्लास, एक होता है हमारा एजेंट या एक्टर क्लास हम उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो एजेंट या एक्टर क्लास जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स को मेंटेन करता है कि सपोज आपने यहाँ पे गेट सेट का ऑब्जेक्ट है आपके पास, यहाँ पे क्रिएट, अपडेट, डिलीट का ऑब्जेक्ट है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, जो ऑब्जेक्ट आपके डेटाबेस के साथ जो मैपिंग में है, तो यहाँ पे जो उस ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप को जो हैंडल करता है वो हमारा होता है एजेंट या एक्टर क्लास। यहाँ पे सेकेंड क्लास होता है हमारा बेस क्लास।
अब यहाँ पे आप तो ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो, बट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आप डेटाबेस के साथ भी काम कर रहे हो। अब एक लेयर है कि जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रखा है, पर दूसरे लेयर में डेटाबेस से आप डेटा ले रहे हो, वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। तो उस प्रोसेस को जो हैंडल करता है उसको हमारा यहाँ पे बेस क्लास होता है, ये बेस क्लास हैंडल करता है। तो यहाँ पे अगर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है तो बेस क्लास जो होगा आपका उस सब का सुपर क्लास होगा। मतलब यहाँ पे आप किसी भी क्लास के अंदर जाओगे तो आपको बेस क्लास उसके सुपर क्लास में मिलेगा, क्योंकि मेनली जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है वो हमारा बेस क्लास कर रहा होता है। जो ऑब्जेक्ट के बारे में मतलब नॉलेज रखता है, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हो, वो हमारा यहाँ पे एजेंट या एक्टर क्लास उसको आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन कौन सा मेथड होता है परसिस्टेंट क्लासेस के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्रिएट का सिंपल सा है कि आप वहाँ पे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने जा रहे हो, गेट वहाँ से आप डेटा लेकर आ रहे हो, डिलीट वहाँ पे आप उसको डिलीट करो। साथ में यहाँ पे ट्रांजिट के लिए भी यहाँ पे क्रिएट और गेट होता है कि अगर आपको डेटा वहाँ पे क्रिएट करना है या डेटा वहाँ से सिलेक्ट करना है। ऐसे ट्रांजिट का यूज हम यहाँ पे बहुत कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर परसिस्टेंट क्लास हम बना रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांजिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर ट्रांजिट करना है तो हम डायरेक्ट ओपन एसक्यूएल या नेटिव एसक्यूएल से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मेनली जो यूज करते हैं क्रिएट, गेट, डिलीट का यूज करते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक बहुत ही मेन हमारा एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंट। मैंने भी आपको एजेंट के बारे में क्या बताया कि एजेंट का काम होता है सारे ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखना, कि कौन सा ऑब्जेक्ट डेटाबेस टेबल के किस फील्ड के साथ उसका मैपिंग है, रिलेशनशिप है, कौन सा ऑब्जेक्ट डेटा कहाँ भेजेगा, कहाँ क्रिएट होना है, कहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में सारा का सारा इसको नॉलेज रखना है। बट यहाँ पे क्या होता है एसएपी के अंदर में कि आप यहाँ पे ओपन स्टेट बनाते हो। मैंने आपको बोला था कि स्टेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करोगे, या प्रोग्राम के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, परसिस्टेंट जो क्लास होगा उसका आप यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाओगे रेफरेंस क्रिएट करने के लिए, तो आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। रीजन नहीं है काम करने का, क्योंकि कोई भी ओपन स्टेट का ऑब्जेक्ट आप लोकली नहीं बना सकते हो, वो आपका ग्लोबली आपके क्लास के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे जब भी अगर उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास का, तो आपको बोलेगा कि वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्लोबली जो हमारा एजेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है मेनली हम उसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन स्टेट में होता है। उसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम अपने क्लासेज को इंस्टेंस या रेफरेंस देने के लिए। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं कि किस टाइप से हम क्लास क्रिएट करेंगे, और क्लास क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट, गेट, डिलीट का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा रखेंगे, और मेनली यहाँ पे हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर नहीं घुसेंगे। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने एसएपी या वेब एडिटर पे और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम वेब एडिटर पे आ गए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा इसमें एक टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ASE11 में जाएंगे। ये हमारा डेटा डिक्शनरी का टी कोड है, यहाँ से आप टेबल क्रिएट करते हो। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करें, किसी और टेबल का रेफरेंस ले लेते हैं, 3-4 फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ASE11 ही करते हैं। यहाँ पे ASE11 के अंदर हम क्या करते हैं, BSAD देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कस्टमर का ये क्लियर लाइन आइटम का टेबल होता है। यहाँ पे ये हमारा जो है ट्रांसपेरेंट टेबल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+Y, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ फील्ड कॉपी करते हैं। जो फील्ड नहीं चाहिए होगा हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं। इस टेबल का नाम हम क्या दे दें, हम दे रहे हैं YPERS। हम यहाँ पे परसिस्टेंट क्लास के बारे में देखने वाले, PERS_TBL, और यहाँ से हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे परसिस्टेंट क्लास एग्जाम्पल कर देते हैं इसका हम, और यहाँ पे हम क्लास E ले लेते हैं। डेटा डिक्शनरी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता रखा अपने सेकेंड प्लेलिस्ट में। यहाँ पे हम सेम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम फील्ड में आते हैं।
फील्ड में हमने क्या किया था, वहाँ से BSAD टेबल से जो फील्ड कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। हम यहाँ पे कंपनी कोड रखते हैं, कस्टमर का रखते हैं, इसको हम हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जितना छोटा एग्जाम्पल रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। ईयर हम रख लेते हैं, यहाँ से हम इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम पोस्टिंग डेट रख लेते हैं और यहाँ पे कुछ हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको करेंसी रख लेते हैं। हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अमाउंट का फील्ड देख लेते हैं। इसके अंदर BSAD के अंदर अमाउंट का भी फील्ड होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल F करते हैं। अमाउंट के नाम से होगा या हमारा नेट वैल्यू के नाम से होगा। यहाँ पे क्या है, DMBTR WRBTR है। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपल सा कंट्रोल Y करोगे आप, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे हमें 2 फील्ड चाहिए, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 फील्ड कॉपी कर लिया। यहाँ पे हम आते हैं इसमें और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या लिया, एक हमने क्लाइंट लिया, इसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। इसके बाद कंपनी कोड को हम यहाँ पे प्राइमरी की बनाते हैं और यहाँ पे कस्टमर को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ईयर है, ईयर को भी इस कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, यहाँ पे एक की क्रिएट कर दिया। मतलब ये कॉम्बिनेशन जो होगा एक यूनिक कॉम्बिनेशन होगा, तो इस कॉम्बिनेशन में आप डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट नंबर है, एक काम करते हैं हम डॉक्यूमेंट नंबर को भी यहाँ पे की में डाल देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट नंबर हमारा यहाँ पे BOQRS बल्नर और ये हमारा GJHR ये हमारा मैक्सिमम टेबल में की के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो पोस्टिंग डेट है, यहाँ पे करेंसी है, अमाउंट हमारा जो है ये हमारा यहाँ पे विदाउट की का है। यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, इसको हम लोकल ऑब्जेक्ट में ही सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा करेंसी का फील्ड होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर चलते हैं BSAD में, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा एक बार हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे DMBTR आ रहा है ऊपर में और WRBTR। हम क्या करते हैं, इसी को कंट्रोल Y करके यहाँ से इसी को कॉपी करके हम वहाँ पे रेफरेंस में दे देंगे। अगर आप यहाँ पे रेफरेंस नहीं दोगे अमाउंट फील्ड में तो आपका ये हमेशा ही एरर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस दोनों फील्ड का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं फील्ड वाले कॉलम में। अब यहाँ पे सारा फील्ड हमने यहाँ पे कितना फील्ड बना लिया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड है। यहाँ पे हमारा की फील्ड 5 है। अब हम इसको सेव करते हैं, टेक्निकल सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे टेक्निकल सेटिंग में हम डेटा क्लास और यहाँ पे साइज कैटेगरी इसका भी 0 रखते हैं। यहाँ पे और हम कोई सेटिंग नहीं करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे हम हमारा एनहेंसमेंट कैटेगरी का है, एनहेंसमेंट कैटेगरी में जाते हैं और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो होता है हमारा करेक्टर है, न्यूमेरिक लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल से हमने क्या किया, इस टेबल को हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। हमारा एक टेबल बन गया, Y परसिस्टेंट टेबल। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम चलते हैं अपने दूसरे सेशन पे। इसको हम बैक करते हैं। यहाँ पे ASE24 जिससे हम ASE24 जिससे हम क्लास क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में इतना डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि उसके लिए मैं अलग से एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे UPS पे प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर परसिस्टेंट क्लास क्रिएट करोगे तो आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ पे ASE24 किया। अब यहाँ पे मुझे क्लास बनाना है तो मैं क्या करूँगा, YCL और यहाँ पे मुझे क्या करना है, परसिस्टेंट क्लास बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्लास को PRES, यहाँ पे पहले से हमारे साथ एक क्लास बना है, नहीं बना है, PRES और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा क्लास का नाम हो गया। आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट पे प्रेस करोगे। अब क्रिएट पे प्रेस करने के बाद जो आपके सामने ये विंडो आएगा, अब इसमें सबसे पहले आपको क्लास का डिस्क्रिप्शन देना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परसिस्टेंट क्लास एग्जाम्पल
नीचे ऑटोमेटिक आपका प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट क्लास कभी भी पब्लिक यहाँ पे बनता नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यूजुअल क्लास, जो हम वेब में यूजुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्सेप्शंस क्लास का है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑप्शन है परसिस्टेंट क्लास, आप यहाँ पे देख रहे हो, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको फाइनली रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। इसको हम यहाँ पे लोकल ऑब्जेक्ट में ही सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्या होगा कि क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्लास के अंदर यहाँ पे कुछ जो हमारा यहाँ पे मेथड आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 4-5 मेथड आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के साथ अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ इंटरफेस के अंदर, क्योंकि ये जो इंटरफेस है हमारा इफ ओएस स्टेट, ये हमारा मैनेज करता है ऑब्जेक्ट्स को। जो भी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है यहाँ पे परसिस्टेंट से रिलेटेड, ये इंटरफेस है जो उसको मैनेज करता है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, परसिस्टेंट क्लास क्रिएट किया। मैं क्या करता हूँ, इसको अभी सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ से एक दूसरा सेशन लेते हैं SE24, जिससे मैंने बताया था कि आप क्लास क्रिएट करते हो। मैंने यही क्लास क्रिएट किया था। अब इस क्लास में मैंने क्या बताया था कि जब आप CA करोगे यहाँ पे, तो CA के नाम से यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक यहाँ पे CA का जो है आपका, मैंने बताया था कि एक्टर और एजेंट के लिए ऑटोमेटिक ये क्लास यहाँ पे क्रिएट करता है। ये क्लास आपने क्रिएट नहीं किया है, ये जब भी आप वहाँ पे परसिस्टेंट क्लास क्रिएट करोगे तो उसके साथ यहाँ पे आपका एजेंट एक्टर का क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। और मैंने क्या बताया था कि जो हमारा जो एजेंट और एक्टर का जो क्लास क्रिएट होता है, तो इसी क्लास का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे आप जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारा मेथड यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो आपका इतना सारा ऑब्जेक्ट आपका पहले से यहाँ पे क्रिएटेड है। एट्रीब्यूट में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारा एट्रीब्यूट, मतलब परसिस्टेंट क्लास यहाँ पे मेंटेन करने के लिए से जो मतलब जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लासेस मेथड एट्रीब्यूट का इसको नीड होता है, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पहले ही आपका इसमें दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारा जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आएगा। इसके अंदर आपको अभी कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे सेकेंड एक और क्लास बनेगा, जो मैंने आपको बोला था कि 2 क्लास डिफ़ॉल्ट बनाता है, एक यहाँ पे बेस क्लास बनाता है। तो CBCA हमने क्या क्रिएट किया था, CL क्लास क्रिएट किया था, बट उसके साथ यहाँ पे उसी क्लास के नाम का, बट यहाँ पे सिर्फ क्या करेगा, जो CL था वहाँ पे A और B कर देगा। A का मतलब एजेंट या एक्टर क्लास, B का मतलब बेस क्लास। तो यहाँ पे सिर्फ L जो है आपका चेंज हो जाएगा A या B के अंदर। तो अगर आप CB को ओपन करोगे तो CB में आप जाओगे तो यहाँ पे आपका जो डेटाबेस ऑपरेशन से रिलेटेड मैंने बोला था कि डेटाबेस में सिलेक्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो हमारा काम करता है वो हमारा बेस क्लास करता है। तो यहाँ पे आपको बेस क्लास के अंदर भी डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो हमें क्लास चाहिए होता है, वो सब ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्रिएटेड मिलेगा। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है, आपको मैंने बस दिखाया है कि यहाँ पे एक्टर एजेंट क्लास और यहाँ पे हमारा जो बेस क्लास है यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। और फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है तो उसके अंदर क्या क्या मेथड होता है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्लास पे। हमारा क्लास का इसको हमने हमारा टेबल है, टेबल को हमने एक्टिवेट कर रखा है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं इस टेबल से। ये हमारा भी एडिट मोड में था। अब यहाँ पे हम आ गए कि जो क्लास हमने क्रिएट किया था YCL PRES एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मेथड में आप देखोगे कि आपका यहाँ पे पहले से 5 मेथड आ रहा है, जो हमारा OS स्टेट जो इंटरफेस है, जो इस OS स्टेट इंटरफेस का मेथड है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है गोटू में, और गोटू मेनू में आप जाओगे तो यहाँ पे 4th जो आप देख रहे हो परसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा कि आप कोई टेबल का नाम डालो, स्ट्रक्चर का नाम डालो, या कोई व्यू का नाम डालो। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, एक टेबल क्रिएट किया था। यहाँ पे C11 में इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पे इस टेबल स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, इसका नाम पुट कर देते हैं। जैसे आप वहाँ पे गो टू में क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका ये वाला विंडो खुलेगा। अगर ये विंडो बाई चांस अगर आपका बंद हो गया तो यहाँ पे आपका इंसर्ट टेबल स्ट्रक्चर का यहाँ पे टूल बार में बटन होता है। आप यहाँ से क्लिक करके इस टेबल का नाम यहाँ पे पुट करोगे और आप यहाँ से ओके करोगे तो नीचे आप देखोगे इस टेबल के अंदर जितना भी फील्ड था वो सारा फील्ड आपका यहाँ पे नीचे में आ गया। टेबल का यहाँ पे आपको फील्ड शो कर रहा है, नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारे फील्ड को, यहाँ पे हमारा जो फील्ड है, अब यहाँ पे हमें क्लास के साथ किस किस फील्ड को एसोसिएट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे सपोज मैंने BUKRS लिया और इस BUKRS पे आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो फील्ड जो अभी ग्रेड आउट था ये आपका एडिटेबल हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो टाइप का ऑप्शन होता है हमारा, एक तो बिजनेस की हम यूज करते हैं और एक यहाँ पे हम यूज करते हैं GOID का। तो ये हमारा पहले से की फील्ड है तो यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस की का ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि बिजनेस की और GOID होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इसका सेटिंग आ रहा है हमारा बिजनेस की आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने BUKRS लिया, यहाँ पे आपको इस फील्ड को पब्लिक रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है, प्राइवेट रखना है, इसको आपको यहाँ पे रीड ओनली रखना है या चेंजेबल रखना है। तो यहाँ पे जो आपका की फील्ड है, यहाँ पे जो की फील्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे की लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे BUKRS, कुनर, GJHR और बल्नर, इस तीनों फील्ड के कॉम्बिनेशन में हमने यूनिक की बनाया था। तो इस फील्ड में आप यहाँ पे चेंजेबल नहीं ले सकते। रीजन है कि की फील्ड कभी भी चेंजेबल हमारा नहीं होता है, तो वो फील्ड हमारा यहाँ पे रीड ओनली होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है एक अप एरो का, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट वैल्यू का यहाँ पे जो ये बटन दिख रहा है, बस इस पे आपको क्लिक करना है। आपका ये फील्ड नीचे से ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला फील्ड आपके अब इस वाले एट्रीब्यूट वाला जो स्क्रीन है इसमें आ जाएगा कि आप इसको भी एट्रीब्यूट में ऐड करना चाहते हो। आप यहाँ से इसको ओके करोगे, ये ऐड हो गया। यहाँ पे आपका बल्नर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे चारों की फील्ड, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये रीड ओनली है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है चारों की फील्ड हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे जब आप जाओगे यहाँ पे BUDAT में, तो यहाँ BUDAT में यहाँ पे आप इसको चेंजेबल या रीड ओनली कर सकते हो इस फील्ड को। तो जब यहाँ पे आप चेंजेबल वाला ऑप्शन है आपका, जब भी मतलब जिस फील्ड में की नहीं है, तो यहाँ पे आप जाओगे वैल्यू एट्रीब्यूट वाले में, तो यहाँ पे आपका जो है बिजनेस की चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू एट्रीब्यूट हो जाएगा। रीजन क्या है कि आपका की फील्ड जो था आपका यहाँ पे BUKRS, कुनर, यहाँ पे GJHR और आपका बल्नर था। तो ये आपका चार फील्ड आपका की नहीं था, तो ये आपका जो है वैल्यू फील्ड है। अब यहाँ पे आपको अगर वैल्यू फील्ड चाहिए तो आप यहाँ से ओके करोगे, यहाँ से फील्ड आपका सारा फील्ड ऊपर ऐड हो जाएगा। अब सपोज आपने फील्ड ऐड कर दिया, आपने यहाँ पे क्लास में यूज कर लिया। सपोज कुछ टाइम बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे इसमें से कुछ फील्ड का हमें यहाँ पे यूज नहीं करना था, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आओगे, उस फील्ड को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे मेक ट्रांजिट में मतलब आप इस फील्ड को रिवर्स बैक करना चाह रहे हो, तो ये फील्ड नीचे देख रहे हो, यहाँ पे आपका फील्ड नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये असाइन फील्ड से, यहाँ से फील्ड आपका यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब आप इसको क्रिएट करोगे, यहाँ पे जनरेट करोगे सेटिंग, ऑटोमेटिक ये फील्ड आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर आपको इस फील्ड को फिर से ऐड करना है तो बस आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है और फिर से आपको इसको इसमें ऐड कर लेना है। तो फिर से यहाँ पे असाइन फील्ड में इसका टेबल के साथ इसका मैपिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे सारा का सारा फील्ड आपके क्लास एट्रीब्यूट में आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। अब ये आपका सारा का सारा सेटिंग सेव हो गया। सेव करने के बाद यहाँ पे जो है जनरेट सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका मल्टीपल टाइप का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे क्रिएट परसिस्टेंट का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, मतलब यहाँ पे मेथड क्रिएट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप एट्रीब्यूट को ऑर्डर में रखना चाहते हो, मतलब इस टाइप से बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरेट मेथड फॉर क्वेरी। अगर हमें क्वेरी के लिए भी मेथड जनरेट करना है, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ओके करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको फिर से यहाँ से सेव कर दोगे। अब ये क्या करेगा, आपका नीचे देख रहे हो जनरेट कर रहा है। अब आपका जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जनरेट करेगा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा बैक करता हूँ।
यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था कि 5 मेथड आ रहा था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर एक फील्ड के लिए यहाँ पे आप देखो एक रिटर्न, जहाँ भी रिटर्न लगा होगा हर जगह गेट होगा। यहाँ पे आइकन जो है हमारा रिटर्न का आइकन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो गेट लगा हुआ है। गेट का मतलब हो गया कि वहाँ से हम डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं। तो ये बल्नर के लिए, यहाँ पे पोस्टिंग डेट के लिए, कंपनी कोड के लिए, अमाउंट के लिए, इस सारे के लिए यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे एक गेट का मेथड बनाएगा। अब उसी टाइप से क्या करेगा कि जितना भी आपका वैल्यू फील्ड था हर एक वैल्यू फील्ड के लिए यहाँ पे क्या करेगा, ये सेट का मेथड बनाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा का सारा यहाँ पे इसने क्या किया, आपका सेट का मेथड बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो की फील्ड होगा आपका, यहाँ पे की फील्ड कौन सा था, बल्नर था आपका, BUQRS था। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका इस ऑब्जेक्ट के लिए आपका वैल्यू फील्ड नहीं बना होगा, क्योंकि आपका एक की फील्ड है, क्योंकि की फील्ड में तो वैल्यू आपको पास करना ही करना है, तो ऑटोमेटिक वो गेट सेट करेगा। क्योंकि उसी बेस पे अगर की फील्ड में आप वैल्यू नहीं दोगे तो फिर वो डेटा इंसर्ट कैसे करेगा, सेट कैसे करेगा। तो की फील्ड तो आपका मैंडेट होगा कि जहाँ पे आप उसको वैल्यू दोगे और वैल्यू आपका वहाँ पे सेट करेगा। फिर जब आप एट्रीब्यूट में जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जितना भी फील्ड होगा हर एक फील्ड के लिए यहाँ पे इसने क्या किया, एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया। अब ये हर एक फील्ड, मैंने क्या बताया था कि हर एक फील्ड हमारा जो होता है इस क्लास के अंदर हमारा एक एट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सारे के सारे फील्ड के लिए टेबल के अंदर जो फील्ड था उसके लिए एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया, उसके लिए वैल्यू के लिए यहाँ पे सेट मेथड, और बाकी सब फील्ड के लिए यहाँ पे गेट मेथड हमारा क्रिएट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, इसको एक्टिवेट करोगे। अब जब एक्टिवेट करोगे तो इसके साथ आपका एक्टर एजेंट क्लास भी आपका एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, आपसे यहाँ पे एक्टर या एजेंट क्लास जो है आपका, उसको आप यहाँ से एक्टिवेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, आप यहाँ पे यस करोगे। आपका ये एक्टर और एजेंट क्लास जो होगा उसको भी यहीं से क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करोगे, आपका जो एक्टर एजेंट क्लास है उसके अंदर वो चेंजेस ऑटोमेटिक आपका पहुंच जाएगा। हमने क्या किया था, क्रिएट परसिस्टेंट का यहाँ पे मेथड भी क्रिएट करने के लिए बोला था। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे एक्टर या एजेंट क्लास में, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा एक्टिवेटेड है, ये वाला एक्टिवेटेड है। मैं आपको दूसरे सेशन में ले चल रहा हूँ। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बेस क्लास है, मैं अभी यहाँ पे एजेंट क्लास आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले करोगे एजेंट क्लास का, तो यहाँ पे जब आप जाओगे, ये आपका यहाँ पे OS फैक्ट्री का क्रिएट परसिस्टेंट है। यहाँ पे एक मेथड भी क्रिएट किया होगा, नीचे क्रिएट से देखोगे आप, यहाँ पे हमारा क्रिएट परसिस्टेंट नहीं किया है। मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो क्रिएट परसिस्टेंट का हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट है। यहाँ पे डिलीट का भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिएट और डिलीट का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आपका ट्रांजिट का भी ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे जब आप इसी में एट्रीब्यूट में जाओगे इस क्लास के, तो एट्रीब्यूट में मैंने आपको क्या बताया था कि एक एजेंट का एट्रीब्यूट क्रिएट करता है जो उस क्लास का रेफरेंस देता है। मतलब ये यहाँ पे देख रहे हो कि पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे एजेंट एट्रीब्यूट आपका नहीं था। ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका एक एजेंट एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता है। अब ये क्या होगा कि जो क्लास है आपका, उस क्लास का जो CA क्लास है, इस क्लास को ऑटोमेटिक ये क्या करता है, ओपन स्टेट में रेफरेंस दे देता है और एक क्लास के अंदर ही रेफरेंस देता है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको लोकल, अगर सपोज किसी प्रोग्राम में आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्टेट कहीं भी परसिस्टेंट, मतलब कहीं भी स्टोर करके नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होगा जो ऑब्जेक्ट आप लोकली यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या करता है कि क्लास के अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो उसका बेनिफिट होता है कि उसका स्टेट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हर एक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करके रखता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा। हम यहाँ पे सिंपल सा क्या करते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं AC38 पे, क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा कीवर्ड लेंगे। अब यहाँ पे डेटा कीवर्ड लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ के सबसे पहले हम बनाते हैं कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन टाइप रेफ टू, यहाँ पे हमारा कौन सा क्लास था जो हमने अभी क्रिएट किया था, यहाँ पे हमारा YCL
परसिस्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारा कहाँ गया, यहाँ पे था हमारा, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सिंपल से हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एजेंट क्लास हमारा कौन सा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं यहाँ पे एजेंट का। यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल ऑब्जेक्ट बना लिया, एक जो हमने क्लास क्रिएट किया था और एक जो हमारा एजेंट का क्लास ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हुआ था। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक बार फॉर्मेटेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट डाल रहे हैं, गेट परसिस्टेंट करना है, मतलब आपको सबसे पहले उस एजेंट को बताना है। तो एजेंट को बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले येलो एजेंट जो आपने क्रिएट किया है इसके अंदर आप उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप दोगे। किस ऑब्जेक्ट का दोगे, तो यहाँ पे क्लास और प्लस इस क्लास के अंदर जो हमारा एक एट्रीब्यूट था, मैंने आपको एजेंट का एट्रीब्यूट दिखाया था, एजेंट। यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर करो, एजेंट आ गया आपका। तो आप क्या करोगे, इसका रेफरेंस दे दोगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ एजेंट पे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक स्टैटिक एट्रीब्यूट है हमारा यहाँ पे एजेंट। अब यहाँ पे आप जाओगे मेथड के अंदर, यहाँ पे अब मेथड के अंदर अगर आप क्रिएट परसिस्टेंट के अंदर जाते हो, यहाँ पे नीचे मैं क्रिएट में आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे हमारा मेथड है, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे जब आप इस मेथड के अंदर आओगे, क्योंकि इसके अंदर जितना भी जो ऑटोमेटिक यहाँ पे SAP का किया हुआ कोड होता है, तो आप इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सारा का सारा मैपिंग आप देख रहे हो, आपके बिजनेस की का जो मैपिंग है ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट के साथ हो गया, मतलब फील्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक मैप हो गया आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट के साथ। इसी टाइप से जब अगर आप नीचे नीचे जाओगे, सारा का सारा आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक मैप मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो मैपिंग SAP ने आपको करके दिया है, ऑटोमेटिक जो करके देता है, उसी मैपिंग का आपको यहाँ पे यूज करना है। प्लस यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको एक क्लास कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे मेथड मिलेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब फर्स्ट टाइम आपका क्लास इनिशियलाइज हो रहा होता है, मतलब रजिस्टर्ड हो रहा होता है, तो मेमोरी में क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट डालते हो उसको ऑटोमेटिक इंस्टेंस कर देता है, मतलब इनिशियलाइज बोल सकते हो, ऑटो इनिशियलाइज कर देता है। उसी टाइप से हमारा एक डिस्ट्रक्टर होता है कि जब आपका क्लास का यूज खत्म हो रहा होता है तो ऑटो क्या करता है, उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके मेमोरी में क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले जैसे आप कंस्ट्रक्टर में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एजेंट जो है, एजेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट है। तो जब भी यहाँ पे हमारा एक CA परसिस्टेंट का जो हमारा क्लास कॉल होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एजेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये एजेंट का जो यहाँ पे नीचे मेथड है, ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो जब भी ये ऑटोमेटिक ये मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो क्लास नेम है प्लस ये एजेंट का नेम है, GUID जो इसमें क्रिएट हुआ है, ये सारा का सारा ऑटोमेटिक आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ से रजिस्टर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएट ऑब्जेक्ट करके वहाँ पे लोकल में बनाते तो वहाँ से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो आपका लोकल प्रोग्राम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी का रेफरेंस दे देते हैं, ये जो हमारा एजेंट है इसी एजेंट का रेफरेंस यहाँ पे एट्रीब्यूट का हम दे देते हैं, क्योंकि जब भी हमारा एक प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो ऑटोमेटिक हमारा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ऑटोमेटिक कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक ही वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर इनिशियलाइज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, CL और CA क्लास को ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड कर देगा। तो वहाँ पे सब कुछ आपका एक सीक्वेंस में वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको क्लास का जो हम यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं वो भी करने का यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे कनेक्शन जो हमारा येलो कनेक्शन है
इसमें हम कॉल करेंगे अपने एजेंट का हमारा कौन सा मेथड है, तो हम क्या करेंगे येलो कनेक्शन इक्वल टू, क्योंकि ये भी रजिस्टर्ड होगा, येलो एजेंट में आपने देखा तो वहाँ पे हमारा क्लास भी रजिस्टर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे येलो एजेंट, और इसके अंदर हमारा क्रिएट, यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट परसिस्टेंट है, हम इसको लेंगे। यहाँ पे अब क्या है हमारा कौन कौन सा हमारा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे सबसे पहले हम BUKRS लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करें कुछ हार्ड कोड वैल्यू कर दे या टेबल से डेटा ले। टेबल से लेने के लिए हमें क्या करना होगा, लूप लगाना होगा। चलो हम एक बार लगाते हैं लूप। जब यहाँ तक हम आए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक छोटा सा और पार्ट ले लेते हैं कि सिलेक्ट डेटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं BSAD से हमने कौन कौन सा फील्ड लिया था सबसे पहले, अभी हम अब उस टेबल में चलते हैं। हमारा टेबल कहाँ है, हम इसको डिस्प्ले करते हैं यहाँ से, इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट में लगा देंगे सिलेक्ट। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें इनलाइन हम इसका यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे कोमा देना होगा। हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे BSAD में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे लाइन आइटम भी होता है कि आप यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट के लिए 2 लाइन आप यहाँ पे स्टोर करके रखते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फील्ड पे हम इसको क्या करेंगे डिटेक्ट कर देंगे कि यहाँ से डुप्लीकेट हमारा रो डिलीट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा वैल्यू। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे हमारा लास्ट फील्ड बच गया। हमने इसको यहाँ पे हमारा अच्छा हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। सिलेक्ट कर रहे हैं हम इस फील्ड को फ्रॉम BSAD इनटू टेबल @data। हम यहाँ पे इसका नाम T_BSAD कर देते हैं। वेयर यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ पैरामीटर लेते हैं, नहीं तो डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं अपने सेशन में AC16 इन करते हैं, यहाँ पे BSAD करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ डेटा ऐसा जो हम फिल्टर कर सके। यहाँ पे कंपनी कोड है 1000 के लिए 25 में डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे 1000 कंपनी कोड हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी कंपनी कोड बोल रहा हूँ, ईयर क्या करते हैं यहाँ पे 2025 करके देखते हैं कि इसमें कितना डेटा पड़ा हुआ है। 2025 में कोई डेटा नहीं। हम क्या करते हैं कंपनी कोड हटाकर सिर्फ 2025 का डेटा देखते हैं कि कितना है हमारा इस टेबल में। 50 रिकॉर्ड है, यहाँ पे हमारा डिफरेंट कंपनी कोड है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कोई भी एक कंपनी कोड ले लेते हैं, हमें तो एग्जाम्पल के लिए इसको यूज करना है। इस कंपनी कोड का हम ले लेते हैं 2005 का, तो हमारा कितना रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ से अगर हम चेक करते हैं 14 रिकॉर्ड है, कोई नहीं हम 14 रिकॉर्ड वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट डेटा है, यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 के साथ यहाँ पे 2 आपका आइटम नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको डिलीट करेंगे, जो हमारा सेम टाइप का जो 2 रो आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं चलते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे BUKRS हमने कौन सा कंपनी कोड देखा था, यहाँ पे HDMA था एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं नीचे करके। एंड यहाँ पे हमने देखा था GJHR मतलब ईयर कौन सा हमने लिया था 2025। इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा कितना रिकॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे 14 है। 14 रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लेगा वहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ गया हमारा टेबल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इस
टेबल को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम लूप लगाते हैं, लूप एट TBSAD इंटू डेटा, इस स्ट्रक्चर में हम स्टोर करते हैं BSAD में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे चलकर लूप बंद करते हैं, फिर हम यहाँ पे क्रिएट का सारा पैरामीटर पुट करेंगे। अब यहाँ पे हमने BUQRS ले लिया, तो इस BUQRS इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे लूप में BSAD में BUQRS आ रहा है, हम क्या करते हैं इसका BUQRS यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। एक चीज़ और हमने वहाँ पे देखा था, मैंने आपको अभी दिखाया था यहाँ पे कि डेटा यहाँ पे कुछ जगह 1 और 2 लाइन आइटम भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा यूनिक की में डुप्लीकेट डेटा जाएगा, यहाँ पे हमारा एरर लेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिलीट करते हैं हम, डिलीट एडजेसेंट डुप्लीकेट फ्रॉम, हमारा टेबल कौन सा है TBSAD, कंपेयर हम किस फील्ड को करेंगे इसमें से डुप्लीकेट डिलीट करने के लिए, तो हमारा यहाँ पे BUQRS E और हमारा यहाँ पे 4 फील्ड का यहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन है, तो हम इस चारों फील्ड को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से आप कॉमा हटा दोगे, हम यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा अच्छा नीचे अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, अभी हमारा जो है एरर नीचे से ले रहा है, हमने अभी एरर चेक किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी डुप्लीकेट डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सारा फील्ड पुट करते हैं। ये हमारा BUQRS हो गया, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा पैरामीटर कौन सा था, यहाँ पे नेक्स्ट हम ले लेते हैं, हमारा कुनर है इक्वल टू, यहाँ पे हम कस्टमर का ID डालते हैं। अच्छा इक्वल टू तक हमने कॉपी किया था, फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हमने कंपनी कोड ले लिया, कस्टमर ले लिया, यहाँ पे हम क्या करते हैं ईयर ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फील्ड है यहाँ पे हम कंट्रोल स्पेस बार करते हैं। हमने यहाँ पे सारा का सारा फील्ड ले लिया, कोई बचा हमारा यहाँ पे, हमारा डॉक्यूमेंट नंबर बच गया, यहाँ पे बर्नर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सिंपल सा पेस्ट करते हैं और यहाँ पे BLNR। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारा का सारा की फील्ड इसके पैरामीटर में असाइन कर दिया। अब यहाँ पे जब आप क्रिएट परसिस्टेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो बिजनेस की या GUID के साथ अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्रिएट परसिस्टेंट के अंदर सिर्फ आपका वो बिजनेस की जो यहाँ पे रीड ओनली फील्ड है वही ऑब्जेक्ट दिखाएगा, क्योंकि बिजनेस की यूनिक की आपका कभी ब्लैंक नहीं हो सकता। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे की फील्ड असाइन कर दिया। अब की फील्ड असाइन होने के बाद आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने कनेक्शन को लोगे, इसके अंदर आपका सारा गेट सेट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अभी आपको क्या करना है, सेट करना है। यहाँ पे जाओगे आप, सबसे पहले कौन सा फील्ड हमें सेट करना है, यहाँ पे हमारा 4 फील्ड जो है BUQRS, कुनर, GGHR और बलनर, यहाँ पे हमारा 4 फील्ड सेट है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा BUDAT है, हम यहाँ पे BUDAT ढूंढते हैं और यहाँ पे हम सेट करते हैं BUDAT। इसके अंदर हमें वो फील्ड मिल जाएगा, I_ से होगा फील्ड, यहाँ पे BUDAT है। आप यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ पे जो टेबल का यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे BUDAT हमने कर दिया, इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सेम हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा फील्ड है सबके लिए यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे एंटर करते हैं और हमारा कितना है टोटल, यहाँ तक तो हमने सारा फील्ड ले लिया, 1 2 3 4 फील्ड है, 1 2 3, एक बार और हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड हमारा कौन सा फील्ड है, यहाँ पे WA करके आप कंट्रोल करोगे,
एंटर, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ जाएगा, सॉरी कंट्रोल स्पेस बार करने से आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कौन सा फील्ड है, DMB, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार आप करोगे तो नीचे आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा कौन सा है, WR, और कंट्रोल स्पेस बार करके आप फील्ड ले लोगे। यहाँ भी नीचे आपको पैरामीटर के लिए भी सेम ही करना है, क्योंकि इसके अंदर इसी के नाम का पैरामीटर होगा और सबके अंदर I__ आपका लगा होगा। कंट्रोल स्पेस बार करोगे वो फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं डिलीट करके कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ और इसको भी यहाँ से, सारा हमारा पैरामीटर आ गया। अब सारा पैरामीटर आने के बाद हम स्ट्रक्चर के फील्ड को भी चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, WAERS हो जाएगा। यहाँ पे हमारा DMBTR हो जाएगा और यहाँ पे हमारा WRBTR हो जाएगा। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। इसको हम यहाँ से अब फॉर्मेटेड करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, एजेंट यहाँ पे ओपन कर दिया। एजेंट ओपन करने के बाद लूप चलाया। लूप चला के सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे अपना बिजनेस की बताया। तो बिजनेस की में हमने अपना सारा यूनिक की फील्ड डाल दिया। बिजनेस की के अंदर हमारा जितना भी यूनिक फील्ड था उसका वैल्यू डाला। और ये असाइन करने के बाद नीचे जो हमारा सेट गेट मेथड है, हमने यहाँ पे सेट मेथड कॉल किया, क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पे सेट करना है। अगर हमें वैल्यू डेटाबेस से लेना होता तो क्या करता है, यहाँ पे गेट मेथड का यूज करता, बट यहाँ पे हमें वैल्यू डेटाबेस में भेजना है तो हम यहाँ पे सेट मेथड का यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जब अगर आप सारा का सारा वैल्यू सेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपका डायरेक्ट वहाँ पे कमिट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कमिट वर्क लगाना होता है। आपने क्या किया, वैल्यू को वहाँ पे कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सिंटैक्स चेक, यहाँ पे एरर ले रहा है हमारा, स्टेटमेंट कंडीशन का एरर ले रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ कि हमने कहाँ पे गलत दिया है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको एक ही नाम बना दिया है सबको। फिर से हम एक बार सिंटैक्स चेक करते हैं, अभी हमारा कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार एरर हैंडलिंग भी डाल देते हैं कि सपोज अगर कोई होगा तो हमें मैसेज देगा, ना कि हमें डंप स्क्रीन दे दे। तो हम यहाँ पे ट्राई लगाते हैं और नीचे यहाँ पे लास्ट में जाके हम यहाँ पे कैच लगाते हैं। अब यहाँ पे हम कैच में क्या लगाएंगे, तो हमारा जो OS ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा OS, क्योंकि जी हमने यहाँ पे OS के स्टेट को कॉल किया है। तो यहाँ पे OS, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं CSOX। ऑब्जेक्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। इसको हम यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं और नीचे हम क्या करेंगे, एंड ट्राई करेंगे। हो गया हमारा यहाँ पे। इसको हम फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे हम कोई मैसेज पास कर दें। यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में कमिट वर्क के बाद लूप हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, लूप में कमिट वर्क लगा दिया। यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड हम कमिट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले सारा रिकॉर्ड पहले हमारा जब इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट वर्क लगाएंगे। और कमिट वर्क के बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे रिकॉर्ड क्रिएटेड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सिंगल कोट हमारा क्लोज है, हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, सिंटैक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फॉर्मेटेड भी करके अब फिर से हम इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारा सिंपल सा कोड है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डंप आ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, एक बार बैक करके चेक करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, AC38 करते हैं, एक बार चलकर देखते हैं उस प्रोग्राम में कि हमारा डुप्लीकेट वैल्यू का एरर क्यों आ रहा था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम लेते हैं, चेंज मोड में इसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट वैल्यू का एरर आ रहा था। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप कहाँ पे हम लगा रहे हैं, लूप हम यहाँ पे लगा रहे हैं। हम यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम
TVACD में चेक करते हैं, यहाँ पे 14 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हम आते हैं टेबल के अंदर हमारा कितना रिकॉर्ड है, इसमें टेबल के अंदर भी हमारा 14 रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी जो है वहाँ पे आ रहा है। हम एक काम करते हैं, वहाँ पे चलते हैं अपने रिपोर्ट में, कहाँ गया जहाँ से हम डिबग कर रहे थे, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, एस करते हैं। हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, AC38 करते हैं। AC38 करके एक बार हम इसमें चेक करते हैं, हमने ऊपर डुप्लीकेट यहाँ पे डिलीट किया है। यहाँ पे कभी कभी होता है कि जब अगर आप शॉर्ट नहीं लगाओ तो डेटा सही से आपका डिलीट नहीं होता। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग को बाय कर देते हैं। इस फील्ड के कंपेयर में क्या करेगा, पहले सबसे पहले सॉर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो फील्ड कॉम्बिनेशन दिया है, इस कॉम्बिनेशन में क्या करेगा, इस टेबल को सॉर्ट करेगा, फिर डिलीट करेगा। तो यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे यहाँ पे अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया है। हम यहाँ पे फिर से लूप पे लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा 14 से रिकॉर्ड जो है कितना आ गया, 13 आ गया रिकॉर्ड टोटल हमारा। यहाँ पे हमारा डिलीट हो रहा है। हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड मतलब यूनिक वैल्यू मिल गया। यहाँ पे इसने क्या किया, रिकॉर्ड क्रिएटेड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल में चलते हैं। कौन सा था टेबल, हमारा ये टेबल है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। इसको हम AC16N से भी जाके एक्सेस कर सकते थे। आप यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे सारा का सारा रिकॉर्ड जो है 13 रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हमारा ये 4 फील्ड का कॉम्बिनेशन जो बना होगा, यूनिक कॉम्बिनेशन बना होगा। तो इसने क्या किया, सारा का सारा वैल्यू इस टेबल में प्लेस कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें क्या करना है कि वहाँ से गेट करना है। तो गेट करने के लिए आप क्या करोगे, बैक करते हैं इसको, और बैक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल था ये लूप का, ये था क्रिएट परसिस्टेंट का। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कमेंटेड कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे इसी में गेट परसिस्टेंट का। गेट परसिस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारा जो ये लाइन है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हम अनकमेंटेड कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम लूप से ला रहे हैं या किसी पैरामीटर से ला रहे हैं। हम एक बार एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे गेट लगाते हैं, कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारा गेट परसिस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, हमारा यहाँ पे डबल हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, गेट परसिस्टेंट, हमें इस की फील्ड का वैल्यू डालना है। तो की फील्ड का वैल्यू हम क्या करते हैं, अभी हम एक सिंपल सा हार्ड कोड करके वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हम इस टेबल में चलते हैं, कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे BUKRS, यहाँ पे हम फर्स्ट रिकॉर्ड ही ले लेते हैं यहाँ से बल्लर से, और यहाँ तक BUKRS है हमारा। HDM कहाँ गया हमारा, यहाँ पे अपने हिसाब से आप पैरामीटर पास करके वैल्यू वहाँ से फेच कर सकते हो परसिस्टेंट से। यहाँ पे हमारा सेकेंड, यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टमर ID पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये तो हमारा 2025 ही था। अब हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है, हम यहाँ से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर लेते हैं और इसको यहाँ पे हम अब यहाँ पे हमने क्या किया, चारों फील्ड पुट कर दिया।
इस टाइप से अगर आप पैरामीटर कम करना चाहो तो कम करके पूरा डेटा वहाँ से निकाल सकते हो। जो भी आपको वैल्यू निकालना है उस हिसाब से आप यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू दोगे। अब यहाँ पे हमारा येलो कनेक्शन है तो हम चेक करते हैं कि अगर इस वैल्यू से, अगर सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो हमारा कनेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल होगा। अगर कोई वैल्यू मिलेगा तो ये हमारा नॉट इनिशियल होगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इफ कनेक्शन इज नॉट इनिशियल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहाँ पे राइट, और आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा कनेक्शन को पेस्ट करोगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं गेट में हमारा, गेट हमारा BUKRS है। गेट हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे गेट BUKRS करते हैं। सॉरी, हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पे गेट, हम एक बलनर का फील्ड ले रहे हैं। यहाँ पे हमने बलनर ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक हम कोई फील्ड ले लेते हैं जो हमारा वहाँ पे वैल्यू फील्ड था। वैल्यू फील्ड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट। अब यहाँ पे हमारा जो गेट मेथड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू के लिए DMBTR अमाउंट का फील्ड ले लेते हैं। हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। येलो कनेक्शन इज अननोन, हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, गेट BUKRS। हमने यहाँ पे स्पेस का इशू है क्या यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेथड के बाद हमें हमेशा स्पेस देना होता है। हम इसको यहाँ पे सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि आप यहाँ पे गेट में बस यहाँ पे जो आपका बिजनेस की पास करो और यहाँ से आप डेटा फेच करो। यहाँ से सिंटेक्स सही है, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमने जो वहाँ पे की फील्ड दिया था उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, गेट को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं डिलीट परसिस्टेंट का यूज। डिलीट के लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा जो ऊपर का हमारा लाइन है, आप यहाँ पे येलो एजेंट से डायरेक्ट इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आपका कनेक्शन बना होगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ऊपर येलो एजेंट का रेफरेंस हमारा सेट है आपको। बट यहाँ पे डिलीट में याद रखना, आपको यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा, कमिट वर्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड कर देते हैं। सारा पैरामीटर हमारा इस साइड आ गया है, इसको थोड़ा इधर करते हैं हम। जब एक बार आप ORMS से ऑब्जेक्ट बना लोगे और आप अपना कनेक्शन सेट कर लोगे, फिर आपको डिलीट इंसर्ट अपडेट जो है बहुत इजी हो जाता है। डायरेक्ट आपको टेबल के फील्ड को वैल्यू नहीं देना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट गेट सेट का जो ऑब्जेक्ट है उसको वैल्यू देना है। वो खुद वहाँ पे जाकर आपका इंसर्ट अपडेट डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीट किया है फर्स्ट रिकॉर्ड को। यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना आ रहा है, यहाँ पे ऊपर 13 एंट्री शो कर रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको एक बार चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है, और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, हमने कोई मैसेज नहीं दिया था। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड कम हो गया होगा, 13 की जगह यहाँ अगर 12 आएगा तो हमारा जो है डिलीट किया, बट यहाँ पे इसने डिलीट नहीं किया। हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि हमने क्या दिया था। यहाँ पे एजेंट अरे सॉरी, यहाँ पे हमने डिलीट नहीं लगाया था। डिलीट, यहाँ पे कंट्रोल एंटर करते हैं, परसिस्टेंट, यहाँ पे हमें डिलीट करना था और हमने यहाँ पे डिलीट का यूज नहीं किया था। यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारा यहाँ पे आई थिंक डिलीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा 12 रिकॉर्ड हो गया, मतलब हमारा जो फर्स्ट रिकॉर्ड था इसने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे परसिस्टेंट क्लास में यहाँ पे आप
मैंने आपको ऊपर लूप चला के बताया कि कैसे आप यहाँ पे डेटा जो है स्टोर करोगे, फिर यहाँ पे डेटा को कैसे आप वहाँ से फेच करोगे, फिर डेटा को आप कैसे डिलीट करोगे। यहाँ पे परसिस्टेंट क्लास में मैं एक और अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं जब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे मैं इसका एक डिटेल वीडियो डालूंगा, जिस डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑल ऑपरेशंस आप यहाँ पे गेट परसिस्टेंट के अंदर कैसे करोगे। तो आप इस एग्जांपल का यूज अभी कर सकते हैं।